Hello students, once again welcome to my video lecture and अब हम लोग इंटीग्रेशंस का जो भी कहानी हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने इंटीग्रेशंस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में दो लेक्चर डाले और दोनों लेक्चर जो थे वो ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल पे बेस्ड थे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल में क्या था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसमें स्क्वायर था, उसको बनाने का तरीका हम लोगों ने देखा। और जो दूसरा टाइप था टाइप बी, उसको जब मैंने डील किया, हम लोगों ने डील किया, तो उसमें क्या था कि साइन कॉस थे लेकिन स्क्वायर नहीं थे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का हम लोग ने तरीका देखा और क्वेश्चंस 4-5 उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी बनाए। तो हमने देखा कि अगर उस तरह का क्वेश्चंस रहेगा और आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चंस इजी वे में बन जाते हैं। चलिए, इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग टाइप सी में मूव करते हैं और देखते हैं कि टाइप सी एक्चुअली कहता क्या है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड में आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग देख लो, ये टाइप सी है आपका और लिखा हुआ अल्टरनेट मेथड टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल। अब आप देख सकते हो कि ये जो इंटीग्रल है, दिस इज द इंटीग्रल एंड दिस इज द इंटीग्रल ऑफ टाइप बी। यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल इन टाइप बी, बट हियर वी हैव एन अल्टरनेट मेथड। देखिए हमने लिख रखा है यहाँ मेरे पास एक अल्टरनेट मेथड है, आप चाहे तो इस अल्टरनेट मेथड का यूज करके भी बना सकते हैं। और आपको बता दें ये जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी मेथड्स हम यूज करने जा रहे हैं उसमें जो भी मतलब टेक्निक्स छिपे हुए हैं, ये मैंने अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको मैंने ट्रिगोनोमेट्री में ये चीज पढ़ाया होगा, या फिर एक सेक्शन और आता है प्रॉब्लम का जहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो वहाँ भी ये चीज हम लोग को करना है। ठीक है, तो फिर से अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो को बढ़िया से देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चंस को अल्टरनेट वे में कैसे बनाया जा सकता है। सो यू कैन सी हियर ये आपका इंटीग्रेशन है, I is equal to integration of 1 upon a sin x plus b cos x with respect to x। हमने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है a sin x plus b cos x, इसको मैंने ले लिया। हमको पता है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन साइन और कॉस का एंगल सेम हो तो मेरे पास एक लॉजिक है, एक फंडा है, एक रूल है जिसके हेल्प से हम लोग इस साइन कॉस को या तो हम साइन में बदल दें या तो हम कॉस में बदल दें। वो हम पे डिपेंड करता है कि मैं उसको किस में बदलना चाह रहा हूँ, मतलब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस में बदलना चाह रहे हैं। आप चाहे तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहे तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पर a की जगह में r cos phi मान लिया अपने मन से और b की जगह में r sin phi मान लिया। इसका मतलब एक cos sin और sin cos, इसका मतलब ये sin के टर्म में कन्वर्ट होने वाला है। आप लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं, बट हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं सिस्टमेटिकली। चलिए मैंने क्या किया, a की जगह में r cos phi रखा, b की जगह में क्या रखा, r sin phi रखा। उसके बाद हमने इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। इस तरह का प्रोसेस आप करते होंगे, बहुत बार किए होंगे। जब मैंने इसको स्क्वायरिंग करके ऐड किया तो आपको क्या मिला होगा, आपको मिला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पता है इक्वेशन में स्क्वायरिंग एंड एडिंग कैसे करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, मतलब जो ऑपरेशन लेफ्ट में है वो लेफ्ट के साथ होगा और जो राइट वाले हैं राइट वाले अपने साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन है तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। आपको पता है cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 कितना हो जाता है 1, सो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ r स्क्वायर लिया। यहाँ से आप r कैलकुलेट कर सकते हो, तो देयरफॉर दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्चुअली जो r है यहाँ पे ये हमको मॉडुलस में लिया गया, मतलब पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ मैंने प्लस माइनस नहीं लिया। ठीक है, एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ प्लस माइनस लिखा जाना चाहिए था, बट मैंने नहीं लिया। r क्योंकि पॉजिटिव हम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए ये r के साइन r इज इक्वल टू कितना हो गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब दो नंबर को एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो इधर हमको मिल जाएगा साइन बाय कॉस होता tan phi, तो यहाँ tan phi, इधर हो जाएगा b अपॉन b, तो यहाँ हम phi निकाल सकते हैं। तो phi इज इक्वल टू कितना होगा, तो tan इनवर्स phi इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन b। ये आपका हो गया चौथा नंबर। ठीक है, चलो आप देख सकते हो यहाँ आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर इसी को लेते हैं हम लोग a sin x प्लस b cos x। अब जहाँ जहाँ a है और जहाँ b है वहाँ पर a b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 2 नंबर। तो यहाँ मैंने क्या रखा, r cos phi sin x प्लस r sin phi cos x। r यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ टर्म है देख सकते हैं
sin x into cos phi plus cos x into sin phi मीन्स sin x plus phi का फॉर्मूला हो गया। यहाँ देख सकते हैं sin x plus phi। अब मैं r का वैल्यू कहीं ना कहीं हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसके वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि ये जो भी माना हुआ ये माना हुआ है, तो हमको तो टर्म a और b के टर्म में चाहिए और x के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि r का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रख लिया। उसके बाद फाई भी तो मेरा माना हुआ है, ये तो मेरा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए फाई को चेंज करना है, इसलिए फाई का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है। फाई का वैल्यू कितना है, अब देख सकते हो tan इनवर्स b बाई a, यहाँ से आपको फाई और r का वैल्यू यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिल गया। मतलब जो एक्सप्रेशन आपका साइन और कॉस में था उसको मैंने साइन में चेंज कर दिया, हम चाहते तो कॉस में भी बदल सकते थे। मतलब ये अपने पर डिपेंड करता है कि हम इसको किसमें चेंज करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए, अब आपका जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपका रेडियस के लिए फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो 1/√a² + b² बाहर निकल, और ये जो साइन है ये ऊपर चला जाएगा cosec दिस, और हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा या जो भी है उसका इंटीग्रेशन हम 0 में कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, दिस इज द अल्टरनेट मेथड टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। If you can solve this type of integral by the previous method, freely you are free to go and choose the strategy and move as we are discussed in last lecture. But you have an alternate options. आदमी के पास ऑप्शंस होता है तो क्या करता है कि वो किसी भी वे से मूव कर सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप पूरे इंटीग्रेशंस को पढ़ लेंगे तो फिर आपके पास बाउंडेशन नहीं रहेगा कि इस सवाल को ऐसे बनाना है। मतलब आपके पास एक से दो तरीका तो जरूर होंगे जिसकी हेल्प से आप इसको डील कर सकते हैं। सो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद फिर आप उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और फिर आप जैसे भी चाहें क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये खासियत है कि इसमें आपको आंसर्स कैरी नहीं करने हैं बुक से। हो सकता है कि बुक का जो आंसर वो आपसे मैच ना करे, तो आपको जो है डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है कि व्हाई माय आंसर डज नॉट टैली विद द आंसर गिवन इन द बुक, बिकॉज क्योंकि आंसर जो होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में वो डिफरेंट हो सकता है। वो डिफरेंट इसलिए हो सकता है कि वो बनाने वाले के स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको बता दें डिफरेंट होते हुए भी बोथ ऑफ द आंसर दैट यू आर फाइंड इन द लास्ट ऑफ योर कैलकुलेशन and that which is given in your test book and both of same। अब सवाल ये है कि सेम दिखता नहीं है लेकिन सेम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वहां जो कांस्टेंट टर्म हम लोग लिखते हैं, हमने पहले भी कहा है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना मैंडेटरी है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंडेटरी इसलिए है कि वही सी जो है आपको आंसर को इक्वल होने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? हम लोग सी क्यों लिखते हैं? सी इसलिए लिखते हैं कि जो आंसर बुक में दिया हुआ है और आप जो आंसर निकाले, अगर वो आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपका आंसर गलत है। आपका भी आंसर सही है, बट इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्ट्रेटजी, आपका मेथड, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैच कौन करवा रहा है? वो कांस्टेंट टर्म सी करवा रहा है। इसीलिए एनी किसी भी सूरत में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडिफिनिट इंटीग्रल में लिखना नहीं भूलिएगा, उसको तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि वही आपको अदर आंसर के साथ मैचअप कराता है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने रूल रेगुलेशन या जो भी हमने अल्टरनेट मेथड देखा है उसको मैं इस एग्जांपल में इवेल्युएट करके बताता हूँ। आप देख सकते हो आपके बोर्ड में ये बॉटम में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 sin x plus cos x with respect to x। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपने लास्ट लेक्चर में देखा है या इसी तरह का देखा होगा, तो अब मैं इसको इस मेथड से बनाने जा रहा हूँ। तब तक आप ये देखिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्वेश्चन को उसी मेथड से बताऊंगा या उसी अल्टरनेट मेथड से डिस्कस करूंगा जो कि मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। आप यहाँ देख सकते हो √3 sin x plus cos x। हम चाहते हैं कि इसको cos में चेंज करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लेट करने जा रहे हैं। √3 की जगह में r sin phi और 1 की जगह में यहाँ कांस्टेंट 1 है, उसके जगह में r cos phi। ठीक है, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया।
का स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4 और ये हो जा रहा है आर स्क्वायर। तो दिस सिंप्लाई यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो गया, 2। आल्सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, ऑपरेट 2 नंबर भागा 1। जैसे ही 2 नंबर भागा 1 करेंगे तो यहाँ से आपका नहीं, एक भागा 2, 1 भागा 2, इसका मतलब आपको सीधे 10 5 मिल जाएगा। तो 10 5 कितना हो गया, √3। 10 5 √3 और आपको पता है कि 10 5 अगर √3 हो जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा पाई बाई, मतलब 60 डिग्री। उनको पता है 10 60 का वैल्यू, तो यहाँ आप डायरेक्ट 5 का वैल्यू होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। Therefore I becomes इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा dx अपॉन, इन प्लेस ऑफ √3 यू कैन राइट, इन प्लेस ऑफ √3 यू कैन राइट r sin 5, और ऑलरेडी आपके पास कितना है sin x, यहाँ लिख दिया sin x, प्लस इन प्लेस ऑफ 1 यू कैन राइट r cos 5, ये लिख सकते हैं r cos 5, ऑलरेडी आपके पास कितना है तो cos x, यहाँ पे cos x आप देख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ से r कॉमन बढ़ा और जो बच रहा है cos x cos 5 प्लस sin x sin 5, इसका मतलब हो गया cos x माइनस 5। ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है cos a माइनस b। क्यों ऐसा हुआ, सिंस यहाँ लिख दीजिए cos a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, इसलिए आप लिख पाएंगे। ठीक है, आप यहां देख सकते हो दिस इज इक्वल टू dx अपॉन, आर के जगह में कितना लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2, और cos x पाई के जगह में कितना हो गया पाई बाई 3, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि ये जो साइन cos में था इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया, इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया, सीधे cos में चेंज कर दिया। ये जो आया कहां से आया, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम, एक काम कीजिए, इसको आप मान लीजिए 3 नंबर, इसको मान लीजिए 4 नंबर, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 3 and 4। क्लियर, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा sec x माइनस पाई बाई 3। अब इसका 2 फॉर्मूला पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला था ln mod sec x प्लस 10x प्लस कांस्टेंट टर्म्स। इसका एक फॉर्मूला और था ln mod 10 पाई बाई 2, इसका एक फॉर्मूला जो था तो कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ तो हेलो, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे कि इसका हम लोग तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है ln mod sec x प्लस 10x प्लस c, या फिर एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो therefore I इज इक्वल टू हाफ तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा ln mod 10, यहाँ हो जाएगा 10, एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, x यहाँ ये होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 तो होगा ही, और प्लस x की जगह में कितना है x माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा x बाई 2 और माइनस पाई बाई 6। ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस कांस्टेंट। क्लियर, अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो गया पाई बाई 4 और ये हो गया माइनस पाई बाई 6, तो
तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख सकते हैं। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 1/2 ln mod, वहां देख सकते हो ये हो जाएगा आपका 10x/2 प्लस कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा π/12, दिस प्लस π/12 और ये प्लस कांस्टेंट टर्म्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को फाइनली बना सकते हैं इस अल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं। तो आपके पास दो मेथड हो गए, एक तो लास्ट क्लास में जो अपना पढ़ा उसको यूज कर सकते हैं और दूसरा जो है अभी जो आपने पढ़ा उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड हो गए, इसमें से आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं टाइप डी में एंट्री मारते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो टाइप डी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इसमें मैंने दो कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को डील किए हुए। अभी तक आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है, या तो साइन कॉस का स्क्वायर है या फिर टाइप बी में आपने देखा कि साइन और कॉस है, स्क्वायर नहीं है। टाइप सी जो है वो टाइप बी का ही एक अल्टरनेटिव मेथड है। लेकिन जब आप अभी वाले सेक्शन पे देख रहे हो, अभी आप इस टाइप पे देख रहे हो तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि साइन कॉस वाला टर्म ऊपर में भी है और साइन कॉस वाला टर्म नीचे में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x और डिवाइडेड बाई p sin x प्लस q cos। मतलब यहाँ पे पहले कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दिया पर टाइप एक ही तरह का है, ऊपर में भी साइन कॉस एडिशन में है, नीचे में भी साइन कॉस एडिशन में है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो इसको बनाने का कुछ रूल्स है। रूल क्या है आप देख सकते हैं। ले मैंने मान लिया, किसको माना, तो न्यूमरेटर कितना है आपका a sin x प्लस b cos x। उसको मैंने क्या लिखा, हमने लिखा उसको लेम्डा इनटू दिस टर्म, लेम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, विद रिस्पेक्ट टू x, because these are the functions of x, so we have to differentiate with respect to x. You can see here. Clear? चलिए, अब यहाँ पे लेम्डा और म्यू ही अननोन कांस्टेंट है, तो लेम्डा और म्यू कांस्टेंट है यहाँ लिख दिया। और इसके बाद का कहानी आपको पता है क्योंकि इस तरह का काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ वर्क। व्हाट विल बी इट्स फर्दर स्टेप्स, you already know that we have using comparison method to find out the value of lambda and mu. After finding the value of lambda and mu, we have again substitute the value in the place of the value of lambda in place of lambda and the value of mu in place of mu. Again we replace this term by this in the numerator and proceed, we will get the final integral. So this is the method after that step. अब नंबर 2 में आता है। नंबर 2 में आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने एक कांस्टेंट टर्म ले डाला है, मतलब a sin x प्लस b cos x प्लस एक कांस्टेंट टर्म c, ठीक है, अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार साइन कॉस रहेगी, कोई टर्म मिसिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a साइन नहीं है, सिर्फ b cos x प्लस c लिखा, बट कांस्टेंट टर्म है। या ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जगह हो एक जगह ना हो, तभी ये इसी कैटेगरी में आएगा। इसके लिए 50 टाइप या 50 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी कैटेगरी में आएगा। उतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो अगर इस तरह का टर्म रहे तो प्रोसेस सेम है। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को पहले लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टर्म आइदर इन न्यूमरेटर or denominator, we have to write an extra constant unknown parameter lambda, a gamma. So here we can use 3 unknown parameters, lambda, mu and gamma. But here we can use only 2 parameter, lambda and mu. क्या है?
क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दिस इज बेसिक डिफरेंस इन वन एंड बोथ आर फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। यहाँ 3 अननोन है, वो तीनों अननोन कंपेरिजन मेथड से निकल जाएगा। यहाँ 2 अननोन है तो वो भी कंपेरिजन मेथड से निकल जाएगा। ठीक है, निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको रिप्लेस कर देते हैं इससे, और फिर रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेशन को मूव करते हैं, आगे बनाते हैं, क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में आपका 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अगर आप इसको बढ़िया से देखोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 पर बेस्ड है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो नंबर 2 पे बेस्ड है। इसका मतलब मैंने दोनों पे एक एक सवाल लिख रखे हैं और इन दोनों सवाल को मैं हम दोनों मिल करके, हम लोग मिल करके इसको डील करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कैसे इस तरह के सवाल को हम लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे ना तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक करके दोनों को बनाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेट 3 we have to write numerator 3 sin x plus 2 cos x is equal to lambda into 3 cos x plus 2 sin x plus mu into its differentiation is minus 3 sin x and plus 2 cos x। क्योंकि हमको यहाँ कंपेयर करना है, तो कंपेयर जो है सेम कैटेगरी वालों में होता है। इसका मतलब साइन के साथ साइन वाला साइन के साथ कंपेयर करेंगे, कॉस वाला कॉस के साथ कंपेयर करेंगे, तो उधर जो है साइन और कॉस को एक साथ लिखना है। तो हम लोग के पास हो जाएगा, पहले कॉस वाला लिख देते हैं, तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू कॉस एक्स, और यहाँ से साइन वाला तो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इंटू साइन। अब आप क्या कर सकते हैं, साइन और कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट और कॉस का कोफिशिएंट को दोनों तरफ से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, तो देखिए यहाँ पे कॉसेस का जो कोफिशिएंट है वो है आपका 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, यहाँ कॉसेस का कोफिशिएंट है 2, वहाँ साइन का कोफिशिएंट कितना है तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, और यहाँ साइन का कोफिशिएंट कितना है 3। अब आप लीनियर इक्वेशन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 9-10 के स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको म्यू को यहाँ से रिलेट करना है। जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे तो म्यू आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कितना होगा 13, तो हियर यू कैन राइट 13 लैम्डा एंड हियर 6 6 12, so this is the final lambda is equal to 12 by 30। ठीक है, अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज करते हुए आप म्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर से निकालते हैं। आल्सो हियर यू कैन राइट 3 into लैम्डा, लैम्डा की जगह में कितना हो जाएगा 12 by 13 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2 म्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 माइनस 12 24, सॉरी ये इधर आ जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, 2 माइनस दिस 36 डिवाइडेड बाई 13, हियर यू कैन राइट 26 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 13, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 5 बाई 13। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू आपका निकल चुका है। कितना कितना आया, तो लैम्डा का वैल्यू आया होगा 12 by 13 और म्यू का वैल्यू आया -5 by 13। अब जो आपका ये है एक्सप्रेशन, देयरफॉर एक्सप्रेशन दिस व्हाट 3 sin x प्लस 2 cos x की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, इन प्लेस ऑफ लैम्डा यू कैन राइट 12 by 13 into this, तो 3
cos x plus 2 sin x, और in place of mu you can write minus 5 by 3, so this is equal to minus 5 by 13 and this, so minus 3 sin x plus 2 cos x, ये आपका 1। अब ये जो 1 आया है इसको मैं फिर कहाँ यूज करूंगा, न्यूमरेटर की जगह में यूज करूंगा, और फिर ये सवाल जो है आपका बहुत इजी होगा। मतलब जो भी यहाँ कैलकुलेशन है बस यही थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी आपको इंटीग्रेशन में ज़्यादा भी सोचना नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप आगे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हेंस जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 by 13 3 cos x plus 2 sin x minus 5 by 13 minus 3 sin x plus 2 cos x dx upon this 3 cos x plus 2 sin x। अब आप क्या करो, सेपरेटली दोनों को डिवाइड कर दो, और जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, इतना तो आपको पता ही है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधे यहाँ dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5/13 है क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ पे माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x है, और ये dx। चलिए ये हो जाएगा 12/13, यहाँ का इंटीग्रेशन x माइनस 5/13, और इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसका ये डेरिवेटिव है, और ये मैंने पहले ही बताया है कि नीचे फंक्शन हो fx और ऊपर में डेस x हो, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला हो जाता है ln mod fx, मतलब 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट x। ऐसा क्यों लिखे, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन fx with respect to x is equal to ln mod fx plus constant x in the final। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि अगर इंटीग्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मेन कहाँ आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है आपको लैम्डा भी निकालना है, और लैम्डा भी निकालने के लिए बहुत आसान है, अगर आपको पता है कि नहीं हमको इसी तरह का काम करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन को लिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पता है कि हम लोग को न्यूमरेटर को मानना रहता है। न्यूमरेटर क्या है आपका 2 प्लस 3 cos x। मैंने पहले भी कहा था कि कोई टर्म ऐसा भी हो सकता है जो मिसिंग हो, जैसे वहाँ पे साइन का टर्म मिसिंग है, बट आपको पता होना चाहिए तो साइन का टर्म मिसिंग है, लेकिन हमको कंपेरिजन मेथड लगाना है, इसका मतलब हमको साइन तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो हम लोग कोएफिशिएंट 0 लगाकर साइन लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ किया है, 2 प्लस 3 cos x साइन नहीं है, इसलिए करना क्या है, इज इक्वल टू लैम्डा प्लस दिस टर्म मतलब डिनोमिनेटर प्लस उसके बाद म्यू और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो अल्टीमेटली लिखा जाएगा cos x माइनस 2 sin x, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब प्लस गामा को लिखेंगे मतलब क्योंकि यहाँ पे 3 कांस्टेंट है ड्यू टू क्या कांस्टेंट टर्म, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की वजह से लिखना पड़ता है। अगर यही चीज मेरा पहला नंबर होता तो ये गामा लिखना नहीं पड़ता, वहां दो ही अननोन कांस्टेंट होते। चलिए इसके बाद मैंने क्या किया कि कांस्टेंट को एक साथ रखा, cos वाले को एक साथ बना दिया और sin वाले को एक साथ लिखा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक हम इस तरह से लिखेंगे नहीं तब तक हम लेफ्ट हैंड साइड से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब आपको कंपैरिजन मेथड लगाना है तो कंपैरिजन वाला सिचुएशन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसके बाद में कंपेयर कर दिए। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो जब कांस्टेंट टर्म कितना है 3 लैम्डा प्लस गामा, यहाँ कांस्टेंट कितना है 2, तो लिख दिए 3 लैम्डा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ cos का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको 2 लैम्डा प्लस म्यू, और यहाँ का cos का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है 3, तो कितना लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। यहाँ sin का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको लैम्डा माइनस 2 म्यू, यहाँ sin का कोएफिशिएंट आपने कितना लिया है 0, तो लिख देंगे लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर, आप देख सकते हैं लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का फंडा, दो अननोन दो इक्वेशन। तो सबसे पहले मैंने दूसरा और तीसरा को क्या किया, सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिए, लैम्डा का वैल्यू निकल गया। फिर जो भी लैम्डा का वैल्यू आया उसको हम किसी एक में डाल दिए तो म्यू का वैल्यू आ गया। तो
तो इस तरह से हम लोग ने पाया कि लेमडा का वैल्यू 6/5 आता है और म्यू का वैल्यू 3/5 आता है। ठीक है, अब लेमडा और म्यू में से कोई भी एक वैल्यू हम क्या करेंगे, गामा मेरा फर्स्ट इक्वेशन में है ना, तो गामा अगर फर्स्ट इक्वेशन में तो फर्स्ट इक्वेशन से गामा लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो गामा का वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को गामा का वैल्यू कितना मिला, -8/5 मिला, 8/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी लेमडा म्यू और गामा का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेमडा का वैल्यू कितना है 6/5 इंटू बेस प्लस म्यू का वैल्यू कितना है 3/5 इंटू बेस प्लस गामा का वैल्यू कितना है -8। अब हम लोग जो 4 नंबर एक्सप्रेशन है, मतलब न्यूमरेटर के जगह में जो तीन टर्म आया है, इस तीनों को अब न्यूमरेटर के प्लेस में लिखना है और फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तब फिर इंटीग्रेशन करना है, आपका आसानी से बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा और बचा, एसेंशियली देखिए और फिर आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि मैंने 2 + 3 cos x के जगह में ये पूरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जहां पे 2 + 3 cos x होना चाहिए उसके बदले में यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म आ गया। ठीक है, अब बाकी डिनोमिनेटर में जो है वो तो लिखेंगे लिखेंगे। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से हर टर्म को डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हर टर्म को डिवाइड करेंगे तो 3 टर्म बनेगा और तीनों को डिफरेंट इंटीग्रल में ले लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन। तो एक इंटीग्रल आपका 3 डिफरेंट इंटीग्रल्स में चेंज हो जाएगा। ऐसा करना है, वो क्या है इसके मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया तो सीधे कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन dx का हो गया। यहाँ देखिए 3/5 कांस्टेंट बाहर हो गया और दिस अब बाई दिस हो गया, और यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है इसलिए -8/5, इसलिए 1/this हो गया और dx को रह गया। अगर इसे गौर कीजिए, यहाँ dx है तो इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है तो ln mod fs हो गया, और -8/5 I1, मैंने इस इंटीग्रेशन को I1 लिखा, मतलब ये इंटीग्रेशन। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन एक इंडिविजुअल इंटीग्रेशन है जो कि हम लोग टाइप बी में देख चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, टाइप बी के आधार पे इवैल्यूएट करेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। तो लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं, इतना तो आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि क्वेश्चंस लेंथी भले है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो I1 था वो तो हमको पहले से ही पता है कि हम लोग बना सकते हैं, बट मैंने बना दिया यहाँ पे I1 को। हम लोग अब इसको बनाते हैं। हमको पता है पिछला रूल क्या था कि साइन और कॉस के लिए हम लोग सब मल्टीपल एंगल यूज करते हैं, tan वाला। तो साइन के प्लेस में मैंने 2tan(x/2) अपॉन 1 + tan² लिखा, कॉस के प्लेस में 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम तो क्या किया कि एक स्टेप यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और उसको डायरेक्टली दूसरे स्टेप में पहुंचा दिया। मतलब जो एलसीएम देने के बाद जो काम होता है, डिनोमिनेटर को पहुंच गया न्यूमरेटर पे, तो जो डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो एक्चुअली कितना था 1 + tan²x, जो कि पहुंच गया न्यूमरेटर पे, और वही 1 + x² कितना बन गया आपका sec²x²। ठीक है, और जो एलसीएम लेने के बाद जो पूरा टर्म आया वो आपका ये है। इसको जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो बन जाता है आपका tan²x/2 + 2 tan(x/2 + 5। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं tan(x/2 + 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा tan²x/2 + 2 tan(x + 1), बट यहाँ तो 5 था तो 1 मैनेज हो गया, बाकी जो 4 है उसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पूरे tan(x/2 + 1 को t मान लिया, tan(x/2 + 1 को t मान लिया। t मानने के बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा sec²x/2 dx = 2dt। एक नंबर 2 नंबर को क्या किया, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस ऊपर न्यूमरेटर की जगह में लिखेंगे 2dt और इस पूरे की जगह में आ जाएगा t, तो दिस बिकम्स t² + 2²। नाउ द फार्मूला बिकम्स tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x by a। 2 is the constant, so we can take out 2 outside the sign of integration. Here we can write 2, and in place of integration of 1 by t² + 2², we can write 1/2 into tan inverse t by 2. Here 2 and 2 are same term but written in numerator and denominator, so we can cancel out this term. So the remaining term is tan inverse t by 2. So finally we can write tan inverse. In place of t we can write what? Tan x/2 + 1. So you can write tan x/2 + 1 divided by 2 plus constant terms. And this is the integral of I1. But this is not the final answer because the final answer is I.
So hence here we write final answer. So I is equal to 6/5 into x plus 3/5 log sin x plus 2 cos x plus 3 minus 8/5 I1. In place of I1 we can write tan inverse tan x by 2 plus 1 divided by 2 plus cos x. So here we can see how to evaluate this type of material. You can see here this is a lengthy problem. This is a lengthy question, lengthy solutions. But solutions are very systematic, means you can easily understand its method and easily understand the procedure which I used in this problem. So I hope that this type of problems are asked in your upcoming examinations, either in board or any competitive exam. I hope you guys you can evaluate this very easily. Thank you and प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का फंडा है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका जो भी है मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाएगा। इवन मैथमेटिक्स ही नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट में जहाँ पे कैलकुलेशन हो उस जगह पे आपको वर्कआउट करने पड़ेगा। आप चाहिएगा कि 1-2 क्वेश्चन बना के बस काम चल जाएगा, तो बस काम ही चलेगा, आप अच्छा नहीं कर सकते। अच्छा करना है आपको तो आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो स्पेशली जरूरी है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।